हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू एचजी और इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी एमसीक्यूज का पार्ट 16 है और इसमें मैंने 48 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से है, जो कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एग्जाम में आपको इसमें से 2-4 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे 40 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो इसमें जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे मैंने सब सेलेक्ट किए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आपकी कॉन्स्टिटेंसी पावर अच्छी है तो आप लोग वीडियोज़ को अंत तक देख लेना। बाकी आप चाहो तो 2 पार्ट में इसे देख लो, बट पूरा देख लेना ताकि कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह ना रहे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ना ही आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा। तो चलो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रोग जो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है कहलाता है। तो फ्रेंड्स, एक रोग है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित मतलब आसानी से फैल सकता है, क्या कहलाता है। तो उस रोग को कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संक्रामक रोग। क्या हो जाएगा? संक्रामक रोग, जो कि आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, संक्रमण रोग होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु सल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफाइड, न्यूमोनिया, मलेरिया, सर्दी जुकाम। तो क्वेश्चन यही है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु सल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड। क्या हो जाएगा? टाइफाइड, जो कि यह रोग जीवाणु सल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कुछ रोगी टाइफाइड से पीड़ित संदिग्ध हुए, उसका पता लगाने के लिए कौन सी निदान तकनीक का उपयोग आपके द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वही तकनीक बतानी है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जो कि इसका पता लगाना है कि इसे टाइफाइड रोग है या नहीं, तो कौन सी इन चारों में से टेक्निक का पता लगाएंगे, उस टेक्निक का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, WIDAL। यही तकनीक है जिसके द्वारा टाइफाइड का पता लगाया जाएगा। बाकी इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना, बाकी गूगल वगैरह कर लेना, मुझे भी याद नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूमोनिया एक संक्रमण है। जीवाणु जनित न्यूमोनिया का अत्यधिक सामान्य कारण जीवाणु का एक प्रकार है जो एवं द्वारा होता है। तो रिक्त स्थानों के लिए इसका उपयुक्त संयोजन। तो एवं मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे इन चारों में से किसके द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, जो कि फेफड़े स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, जो राइनो विषाणु होता है वो क्या उत्पन्न करता है? 4 ऑप्शन है, सामान्य सर्दी जुकाम, मलेरिया, एड्स, निमोनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामान्य सर्दी जुकाम। क्या उत्पन्न करता है या कौन सा विषाणु जो कि सर्दी जुकाम उत्पन्न करना, तो वो है राइनो विषाणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा विषाणु संक्रमित पुरुष के सीमन के द्वारा संचरित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, वह कौन सा विषाणु है जो कि संक्रमित पुरुष के सीमन के द्वारा संचरित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिकनगुनिया विषाणु। क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया विषाणु। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेलिग्नेंट मलेरिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि इस मलेरिया के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। मैग्लिनेंट मलेरिया के द्वारा ये उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मादा एनाफिलीज मच्छर किसका वाहक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है किसका वाहक है। तो सबको पता है, तो आंसर सिंपल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया।
क्या हो जाएगा, मलेरिया। आई होप आपको ये सब पहले से पता होगा, बाकी इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं मादा एनाफिलीज के उदर में पच जाती हैं सिवाय एक अवस्था के, वह है। तो क्वेश्चन यहाँ समझो पहले, इसमें दिया गया प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं मादा एनाफिलीज के उदर में पच जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यह सिवाय एक अवस्था के, तो वह कौन सी अवस्था है जो कि नहीं पच पाती, बाकी सब पच जाती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैमेटोसाइट। क्या हो जाएगा, गैमेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंट अमीबा हिस्टोलाइका किसका परजीवी है। तो फ्रेंड्स, एंट अमीबा और हिस्टोलाइका किसका परजीवी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत का। किसका परजीवी है, बड़ी आंत का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमीबियसिस कौन से जीव द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें बताना है अमीबियसिस जो रोग होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एंट अमीबा हिस्टोलाइटा से। किसके द्वारा, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से, ठीक है, जो कि अमीबियसिस द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्कैरिस का संक्रमण सामान्यतः उत्पन्न होता है। स्कैरिस का संक्रमण सामान्यतः उत्पन्न होता है, तो कैसे उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैरिस के अंडे युक्त जल पीने से। कैसे होता है यह रोग या यह संक्रमण, संक्रमण स्कैरिस के अंडे युक्त जल पीने से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बट एनसीईआरटी से और एग्जाम में सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन घुमाए रहते हैं बस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो वीडियोज़ को एंड समझते रहो क्वेश्चन को, बाकी नोट डाउन करते रहना अपने कॉपी पेन पे, ठीक है, नोट करने से और भी याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा रोग आंतरिक रुधिर स्राव, मांसपेशियों का दर्द, अल्प रक्तता एवं आंत के मार्ग की रुकावट उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन सा रोग आंतरिक रुधिर स्राव, मांसपेशियों का दर्द, अल्प रक्तता एवं आंत के मार्ग की रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैरिएसिस। क्या हो जाएगा, स्कैरिएसिस है। तो आप लोग भी पढ़ लो इस क्वेश्चन को, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाथी पाँव एक सूजन जो अस्थायी विकृति उत्पन्न करती है। हाथी पाँव, जिसे फ्रेंड फाइलेरिया भी बोलते हैं, और रोग होता है। तो इसमें बताना है कि एक सूजन की अस्थायी विकृति उत्पन्न करती है, तो कौन सा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुचेरेरिया। क्या हो जाएगा, बुचेरेरिया, जो कि सूजन की अस्थायी विकृति को उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। तो फ्रेंड जो यहाँ पे कुछ जोड़े वगैरह दिए हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिफिलिस, ट्राइकुरिस, ट्राइक्यूरा, जो कि सुमिलित नहीं है। बाकी ये सभी सुमिलित हैं, इन सबको पढ़ लेते हैं। फिलेरेसिस, बुचेरिया, जो कि सुमिलित जोड़े हैं। फिर प्लेग, एर्सिनिया पेक्टिस, ये भी सुमिलित है। एंड डेंगू बुखार, फ्लेवी राइबो विषाणु, ये भी सुमिलित है। बाकी वाला सुमिलित नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। निम्न में से कौन सी एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी जो है फ्रेंड्स, मलेरिया वगैरह, ये सभी एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी। कौन कौन से, मलेरिया, अमीबियसिस एंड नीथ की बीमारी, जो कि एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि मलेरिया कैसे हो सकता है, बट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कीटों द्वारा संचरित होने वाली बीमारियों का समूह। कीटों द्वारा संचरित होने वाली बीमारियों का समूह। तो जो कीटों द्वारा जो बीमारी होती है, उन बीमारियों का समूह, तो क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया, फाइलेरिया, येलो ज्वर, फीवर, जो कि कीटों द्वारा संचरित होने वाली बीमारियों का समूह है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मलेरिया, फाइलेरिया, येलो ज्वर, फीवर। क्वेश्चन नंबर 18 है जन्मजात प्रतिरक्षा यह भी कहलाती है। जन्मजात प्रतिरक्षा यह भी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहलाती हैं। कौन कौन से? पारिवारिक, जन्मजात, आनुवांशिक, जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहलाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है अवशिष्ट पोषद प्रतिरक्षण जो कि एक प्रतिजन के सामने आने पर उसके लिए पहले ही उपस्थित रहता वह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है अवशिष्ट पोषद प्रतिरक्षण जो एक प्रतिजन के सामने आने पर उसके लिए पहले ही उपस्थित रहता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? जन्मजात प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। निम्न में से कौन से विकल्पों में दो उदाहरण सही प्रकार से उनकी विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा से सम्मिलित किए गए हैं? सही विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सम्मिलित वगैरह किए गए हैं दोनों विकल्प, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एवं मोनोसाइट्स, जो कि इसका प्रकार है, प्रतिरक्षा प्रकार है कोशिकीय अवरोध। ठीक है, उदाहरण है कोशिकीय अवरोध दिया गया है, तो ये सभी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है उदर किसकी सहायता से रोगजनक को साफ कर देता है या निकाल देता है? क्वेश्चन नंबर 21 है उदर किसकी सहायता से रोगजनक को साफ कर देता है या निकाल देता है? तो जो उदर होता है वो किसकी सहायता से रोगजनक को साफ कर देता है या निकाल देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्रावित HCl। क्या हो जाएगा? स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है? निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, PMNL न्यूट्रोफिल्स, जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा का एक उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते चलो फ्रेंड्स। इस चैप्टर से जो है मानव स्वास्थ्य एवं इस मतलब कि उससे जितने भी हैं क्वेश्चन सब यही हैं। अब इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं, अगर आ जाएं तो अलग बात है, बट आएंगे नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है एंटीबॉडी अणु में है। तो एंटीबॉडी अणु में क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ। एंटीबॉडी में क्या होते हैं कि एंटीबॉडी में कौन से अणु होते हैं या अणु में होते हैं? अणु में हैं क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ, 4 पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पे याद रखना 4 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है एंटीबॉडी पर प्रतिजन बंधन स्थल किसके बीच उपस्थित होती है? एंटीबॉडी पर प्रतिजन बंधक स्थल किसके बीच पर उपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक भारी एवं हल्की श्रृंखला। क्या हो जाएगा? एक भारी एवं हल्की श्रृंखला, जो कि एंटीबॉडी के प्रतिजन बंधक स्थल के बीच उपस्थित होती है। ठीक है। क्या उपस्थित होती है? एक भारी एवं हल्की श्रृंखला होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रतिजन का बंधक स्थल है। इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रतिजन का बंधक स्थल है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्की एवं भारी श्रृंखला दोनों के परिवर्तनीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है हल्की एवं भारी श्रृंखला दोनों के परिवर्तनीय क्षेत्र, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन के प्रतिजन का बंधक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 26 है संरचनात्मक रूप से संबंधित प्रोटीन का एक समूह है जो कि समान कार्य करता है। GA, IgM, IE उनमें से एक है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त शब्द। तो यहाँ क्वेश्चन को समझो फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया गया संरचनात्मक रूप से संबंधित प्रोटीन का समूह जो समूह है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं वही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज, यहाँ पे वही फिल होगा, ठीक है, क्योंकि रिक्त स्थान को लिए यही अत्यधिक उपयुक्त शब्द है। क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडी। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग देखकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ध्यान से उसे पढ़ना, फिर उसके बाद ही सही टिक करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोलेस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडी का प्रकार स्तन ग्रंथियां द्वारा स्तनपान के प्रारंभिक दिनों के दौरान स्रावित होता हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा ध्यान से देखना। कोलेस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडी का प्रकार स्तन ग्रंथियों द्वारा स्तनपान के प्रारंभिक दिनों के दौरान स्रावित होता हुआ है, तो वह क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IgA। क्या हो जाएगा? IgA, जो कि स्रावित होता है प्रारंभिक दिनों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इंग्लिश वगैरह में भी लिख दिया। कभी कभी एग्जाम में ना डायरेक्ट ये ग्रंथियाँ वगैरह नहीं देंगे, डायरेक्ट मैमेरी दे देंगे, ग्लैंड्स दे देंगे, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना वहाँ पे। इसलिए मैं इसके साथ साथ इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ताकि आप लोग पढ़ते जाओ तो आपको याद भी होता रहे। बाकी फार्मेसी तो सब इंग्लिश में पढ़ना ही होगा, अभी हिंदी पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर द्रव विषयक प्रतिरक्षा को निम्न कहा जाता है। तो जो द्रव विषयक प्रतिरक्षा है उसको क्या कहा जाता है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी लिम्फोसाइट्स। क्या हो जाएगा? बी लिम्फोसाइट, जो कि शरीर विषयक प्रतिरक्षा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राफ्ट ब्रिक एक रोगी में निम्न में से कौन से कारण से आविष्कार की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्राफ्ट ब्रिक एवं रोगी में निम्न में से कौन से कारण से आविष्कार की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मीडिएटेड प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? कोशिका मीडिएटेड प्रतिरक्षा प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 30, एक संक्रमण के बाद प्राप्त की गई प्रतिरक्षा कहलाती है। एक संक्रमण के बाद प्राप्त की गई प्रतिरक्षा कहलाती है। तो एक संक्रमण के बाद प्राप्त की गई प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? सक्रिय प्रतिरक्षा, जो कि एक संक्रमण के बाद प्राप्त की गई प्रतिरक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण सम्मिलित करता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण सम्मिलित करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी इसका सही आंसर है। तो बी क्या है? मात्रक एंटीबॉडीज का अपराध से भ्रूण में स्थानांतरण, एंड सी है एंटीबॉडीज के पुनः स्थापन, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक नवजात शिशु जो अपनी माता करता है विकसित करता है दूध से IgA प्राप्त ग्रहण। तो एक यहाँ पे फ्रेंड्स वही है, मतलब यहाँ पे फिल करना है। एक नवजात शिशु है जो कि दूध प्राप्त करता है IgA से, ठीक है, तो उसमें से बताना है कि अपने माता से विकसित दूध को IgA द्वारा कैसे प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक रूप से अर्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें घुमाया गया है। ऐसे एग्जाम में घुमा दिए जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है, बट यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो फ्रेंड प्रतिरक्षा होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए, जो कि क्या है? पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज को शरीर में प्रवेश कराने की आवश्यकता होती है ताकि एक वाइपर सर्फ द्वारा काटने का उपचार किया जा सके। क्या किया जा सके? ताकि एक वाइपर सर्फ के द्वारा काटने पर उपचार किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रतिरक्षीकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र के निर्भर करता है।
रिक्त स्थान को भरने के लिए अत्यधिक उपयुक्त शब्द गुण पर। तो यहाँ पे फ्रेंड यही एक शब्द बताना जो कि प्रतिरक्षाकरण सिद्धांत द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र पर निर्भर करता है। तो कौन सा निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मृति कोशिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रति 20 इंजेक्शन में पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज होती है, जबकि पोलियो ड्रॉप्स जो कि शरीर में प्रवेश कराई जाती है उनमें होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रति 20 इंजेक्शन में पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज होती है, जबकि पोलियो ड्रॉप्स जो कि शरीर में प्रवेश कराई जाती है उनमें होता है। तो उनमें क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तनुकृत रोगजनक। ठीक है। क्या होता है? तनुकृत रोगजनक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि एक व्यक्ति टिटनेस से संक्रमित है, हमें निम्न में से किसे प्रवेश कराकर टिटनेस प्रतिरक्षीकरण विकसित करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति है फ्रेंड्स, अगर उसे टिटनेस से संक्रमित है या टिटनेस हो गया है, तो हमें निम्न में से क्या प्रवेश कराकर, या मतलब कौन सा इंजेक्शन देकर, यहाँ प्रवेश कराने का मतलब यही है, तो कौन सा इंजेक्शन देकर प्रतिरक्षीकरण विकसित करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज। क्या हो जाएगा? पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 37 है, अस्थमा निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी हो सकता है? अस्थमा निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी हो सकता है? तो जो अस्थमा होता है फ्रेंड्स, किसके लिए उत्तरदायी हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जिक प्रक्रिया। ठीक है, सिंपल यही समझो। बाकी अस्थमा तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, एलर्जी के कारण पता लगाने के लिए रोगी के शरीर में क्या प्रवेशित किया जाता है? तो एलर्जी के कारण पता लगाने, तो एलर्जी किस कारण है फ्रेंड्स, उसे पता लगाने के लिए रोगी के शरीर में प्रवेशित किया जाता है, या क्या मतलब कौन सा टेस्ट किया जाता है, यही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध एलर्जन जिससे रोगी एलर्जिक होता है। ठीक है, वही प्रवेश कराकर पता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एंटीबॉडीज का शारीरिक ऊतक एवं उसे उत्पादों के साथ बाहरी प्रतिजन के रूप में प्रतिक्रिया के कारण प्रतिरक्षीय विनाश होता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है फ्रेंड्स, एंटीबॉडीज का शारीरिक ऊतक एवं उसे उत्पादों के साथ बाहरी प्रतिजन के रूप में प्रक्रिया के कारण प्रतिरक्षीय विनाश होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतः प्रतिरक्षा। क्या हो जाएगा? स्वतः प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 14 है, माल्ट का पूरा नाम। तो MALT का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूकोलस एसोसिएटिक लिम्फाइड टिश्यू। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, एड्स उत्पन्न करने वाले कारक HIV के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो सही कथन बताना है यहाँ पे, एड्स उत्पन्न करने वाले कारक HIV के संबंध के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यही है। तो HIV एक आवृत विषाणु होता है जिसमें एकल द्विरज्जिक RNA के 2 समान अणु एवं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के 2 अणु होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक बार और पढ़ देता हूँ। HIV एवं आवृत विषाणु होता है, इसमें एकल रज्जुकी RNA के 2 समान अणु एवं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड के 2 अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस उत्पन्न होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो कि HIV का फुल फॉर्म भी है, उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जित प्रतिरक्षा अपरियरता सिंड्रोम एड्स। ठीक है, यही उत्पन्न करता है, अर्जित प्रतिरक्षा अपरियरता सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 43 है,
HIV संक्रमण कौन सी अवस्था स्टेज में कोई व्यक्ति एड्स के लक्षण सामान्यतः दर्शाता है। तो जो फ्रेंड्स HIV संक्रमण किसी व्यक्ति को हो जाता है तो कौन से स्टेज में एड्स के लक्षण दर्शाने लगते हैं, उसको पता चलने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब HIV सहायिका लिम्फोसाइट्स की बड़ी संख्या को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, तब पता चल जाता है कि एड्स हो चुका है व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 44 है, संक्रमित माता से उसके शिशु में HIV संक्रमण का संचरण किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड जो संक्रमित माता है, अगर मान लीजिए किसी को एड्स वगैरह है तो उसके बच्चे में कैसे पहुंच जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरा। क्या हो जाएगा, अपरा के द्वारा और संक्रमण संचरण हो जाता है या पहुंच जाता है बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 45 है, 45 है, ठीक है। शब्द नाको से अभिप्राय है, क्या हो जाएगा, शब्द NaCO से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, अभिप्राय का मतलब फुल फॉर्म ही सीधा सीधा आप लोग समझ लो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, नाको का NaCO का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाको अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कैंसर कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा गुण लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कैंसर कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा गुण लक्षण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी। क्या हो जाएगा, ए तथा बी। ए क्या है, एक नई रुधिर वाहिनी का निर्माण, दूसरा अनियंत्रित कोशिका विभाजन। कैंसर में यही होता है, कोशिका डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन, वो बहुत तेज़ी के साथ होने लगता है और नियंत्रण में नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्मैक एक ड्रग होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो स्मैक आप लोग जानते होंगे इस ड्रग के बारे में, और इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैपेवर सोमेनिफेरम के लेक्टस से। क्या हो जाएगा, पैपेवर सोमेनिफेरम के लेक्टस से। तो फ्रेंड्स ये तो बोटेनिकल नेम है एक पौधे का, सीधे जो अफीम का पौधा होता है तो वही चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मॉर्फिन एक अवसादजनक है। मॉर्फिन एक अवसादजनक है, तो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए तथा बी, जो कि एक अत्यधिक प्रभावी शामक एवं दर्द निवारक, दूसरा उन रोगियों के लिए अत्यधिक उपयोगी जो कि सर्प चिकित्सा से गुजरे हों। तो फ्रेंड्स ये थे 48 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे, मानव स्वास्थ्य एवं इसके ऊपर याद ही नहीं आ रहा। तो आई होप आपको वीडियोस हेल्पफुल लगी होगी। बाकी अब इस चैप्टर से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा एंड किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं बन सकते। अगर बन जाए तो अलग बात है, बट बनेंगे नहीं। एग्ज़ाम का तो एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, बट तैयारी आपकी इस वीडियो से बहुत अच्छी होगी। बाकी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट में पूछना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।